सॉरी मिस्टर जेम्स, लड़की संजीदा हो गई। असल में पहले आपका नाम फिर बंदर का तज़किरा सुनकर हंसी आ गई थी, इसे फिर हंसी आ गई मगर वो इसे ज़ब्त कर गई। अच्छा बेबी, अपने किसी मुलाजिम से कहो कि वो मेरा बंदर ढूंढे। तुमने नाम नहीं बताया अपना, मैंने सरसरी अंदाज में कहा। मेरा नाम शाहाना है, शाहाना आसिफ अली, इसने जल्दी से कहा। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। वो लड़की इतनी उखड़ और मासूम थी कि इसे अगवा करने का तसव्वुर ही शर्मनाक था, मगर मेरी नीयत साफ थी, इसलिए मैंने अमली कार्रवाई का इरादा कर लिया। क्या सोच रहे हो मिस्टर जेम्स? लड़की ने मासूमियत से पूछा। तुम्हारा बंदर अगर हमारे घर में है तो महफूज है, कुत्तों की फिक्र मत करो, वो इस वक्त बंधे हुए हैं। ये और बात है कि बंदर खुद ही डॉग हाउस में जा घुसे। फिर वो चौंक कर बोली, मैं भी कितनी बदअखलाक हूँ, प्लीज़ तुम सामने वाले गेट से आ जाओ और हमारे साथ एक कप कॉफ़ी पी लो। इस वक्त तक हमारा कोई मुलाजिम बंदर को भी ढूंढ लेगा। मैंने किनखियों से इर्द गिर्द का जायज़ा लिया। इस वक्त गली बिल्कुल सुनसान पड़ी थी। तैमूर और अमान दाएं बाएं से दीवार के साथ साथ चिपके हुए मेरे नज़दीक पहुँच गए। चले बेबी, ये दरवाज़ा बंद करें और इस बंदर की औलाद से कहें कि सामने वाले मेन गेट से तशरीफ़ लाएँ। गफूर, लड़की ने तेज़ लहजे में कहा, तुम्हें बिल्कुल तमीज़ नहीं है। अगर इसे उर्दू आती होगी तो वो क्या सोचेगा? यहाँ जो गैर मुल्की रहते हैं वो इतनी उर्दू तो समझ ही लेते हैं। लड़की दरवाजे के सामने से हट गई और इससे पहले कि वो दरवाज़ा बंद होता मैंने दरमियान में पैर अड़ा दिया। दूसरी तरफ से शायद गफूर दरवाजे को धकेलने लगा। मुझे ये इत्मीनान था कि कुत्ते इस वक्त बंद हैं, वो खुले भी होते तो मेरा क्या बिगाड़ लेते। हाँ, इसके शोर शराबी से अच्छा खासा हंगामा हो जाता। मैंने दरवाजे का पट पकड़ के जोर से अंदर की तरफ धक्का दिया। गफूर धमाके से अंदर की तरफ गिरा और दरवाज़ा पूरा खुल गया। दूसरे ही लम्हे में बंगले के अंदर पहुंच गया। मैंने देखा गफूर मुसल्ले था और लेटे ही लेटे अपनी राइफल सीधी कर रहा था। मैं बिजली की तरह लपका और इसकी कनपटी पर ठोकर रसीद करता हुआ दूसरी तरफ निकल गया। शाहाना इतनी हैरत ज़दा थी कि इसने वहाँ से भागने की कोशिश भी नहीं की। वहाँ मुख्तलिफ उम्र के बहुत से बच्चे थे। इनके लिबासों से अंदाज़ा हो रहा था कि वो मुलाजमों के बच्चे हैं और शायद शाहाना इन्हीं के साथ खेल रही थी। जब तैमूर और अमान भी बंगले में दाखिल हुए तो शाहाना दहशत ज़दा हो गई। इसने चीखने के लिए मुंह खोला मगर मैंने झपट कर इसे दबोच लिया। मेरा बायां हाथ इसके मुंह पर जम गया, मगर मैं ये भूल गया था कि वहाँ और बहुत से बच्चे मौजूद हैं। इनमें लड़के भी थे और लड़कियाँ भी। वो सब बैक वक्त चीखने लगे। मैंने हिज़यानी अंदाज में अमान से कहा, तुम गाड़ी लेकर आओ। बच्चों को चीख पुकार से वहाँ क़यामत बर्पा हो गई थी और मुझे लग रहा था कि मैं जीती हुई बाजी हार जाऊँगा। ना सिर्फ हार जाऊँगा बल्कि मुमकिन है ज़िंदगी ही हार बैठूँ, क्योंकि अंदर से दौड़ते हुए कदमों की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। मैंने बेहोश करने के लिए शाहाना की कनपटियाँ दबाने चाहिए तो मुझे मालूम हुआ कि वो तो दहशत से पहले ही बेहोश हो चुकी है। अमान बरक रफ्तारी से वापस चला गया। मैंने झपट कर शाहाना को कंधे पर उठाया तो बच्चे ज़ोर ज़ोर से चीखने लगे। हवाई फायर कर दूँ, मैंने गुर्रा कर तैमूर से कहा और ख़ुद बिजली की इसी रफ्तार से खुले हुए दरवाजे की तरफ बढ़ा। इसी वक्त तैमूर ने लगातार 3 हवाई फायर किए। बच्चों का शोर और दौड़ते हुए कदमों की आवाज़ें यकलख्त कम हो गईं। वक्ती तौर पर मुआविज़ों की पेशकदमी रुक गई। मैं शाहाना के नर्म नाजुक वजूद को कंधे पर डाले बरकर रफ्तारी से इस तरफ दौड़ रहा था जिधर अमान ने गाड़ी पार्क की थी। इसी वक्त मुझे पुरशोर आवाज़ें दरवाज़ा बंद होने और बोल्ट गिरने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने भागते हुए मुड़ के देखा, तैमूर ने दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया था। बच्चों की आवाज़ें एक मरतबा फिर बंगले में गूंजने लगी थी। इसी वक्त मुझे अमान दिखाई दिया। वो गाड़ी को बंदूक से निकली हुई गोली की तरह हमारी तरफ ला रहा था। मेरे नज़दीक आकर इसने गाड़ी रोकी और उजलत से पिछला दरवाज़ा खोल दिया। मैंने पहले शाहाना को सीट पर लेटाया, फिर खुद भी बैठ गया। इस वक्त तक तैमूर भी पैसेंजर सीट पर बैठ चुका था। मेरा इशारा मिलते ही अमान ने रिवर्स गियर लगाया और ख़तरनाक अंदाज में गाड़ी रिवर्स करने लगा। अचानक कहीं से एक फायर हुआ और गोली गाड़ी के बोनेट से उछलती हुई निकल गई। मेरी नज़र बंगले की दीवार पर पड़ी तो हैरान रह गया। नोकदार सलाखों के पीछे मुझे 3 आदमी नजर आए। वो शायद बांस की सीढ़ियों पर खड़े हुए थे। इनके हाथों में दूर मार राइफल्स थीं और वो मुख्तलिफ जावियों से गाड़ी का निशाना ले रहे थे। फिर मुझे चौथा आदमी दिखाई दिया। वो सलाखों के दरमियान फंसा हुआ खड़ा था और बांस की एक लंबी सीढ़ी बाहर की सीमा लगा रहा था। राइफल मुझे दो, मैंने गुर्रा कर तैमूर से कहा। हम लोग राइफल नहीं लाए थे। तैमूर आहिस्ता से बोला। क्या? मुझे एकदम गुस्सा आ गया। राइफल नहीं लाए थे तो क्या बंसी और डोर लाए थे? मैं दाड़ कर बोला। अमान ने रिवर्स करते करते गाड़ी को खौफनाक अंदाज में दाएं तरफ काटा और गियर बदल कर गाड़ी झटके से आगे बढ़ा दी। मैंने घूम कर देखा, आसिफ अली की दीवार पर चढ़ने वाले मुहाफिज अब ज़मीन तक पहुंच चुके थे और खासी तेज़ रफ्तारी से गाड़ी की तरफ दौड़ रहे थे। दौड़ते दौड़ते इन्होंने राइफल संभाल ली और हमारा निशाना लेने लगे। गाड़ी को जिगजैग चलाओ, मैंने चीख कर कहा। इसके साथ ही अमान ने गाड़ी को लहराया और राइफल गरज उठी, मगर गोली गाड़ी की साइड से उछलती हुई निकल गई। इस वक्त तक अमान गाड़ी को स्पीड दे चुका था। चश्मे ज़दन में हम मेन रोड पर निकल आए। रफ्तार कम करो, मैंने गुर्रा कर हुक्म दिया, वरना खामखा कोई ट्रैफिक सार्जेंट लग पीछे जाएगा। शाहाना आड़ी तिरछी सीट पर पड़ी थी। मैं भी एक कोने में सिमटा हुआ बैठा था। मैंने बहुत एहतियात से शाहाना को सीट पर बिठा दिया। अब अगर बाहर से किसी की नज़र पड़ी तो वो यही समझता कि शाहाना बैठे बैठे सो
हो गई है। मैं भी आराम से बैठ गया। हमारी गाड़ी इस वक्त गोरा कब्रिस्तान के इलाके से गुजर रही थी। फिर मुश्किल से 10 मिनट में हम अपनी ठिकाने पर पहुंच गए। मैंने तैमूर से कहा कि लड़की को उठाकर ऊपर बेडरूम में पहुंचा दो, इसके कमरे में कोई नहीं जाएगा, फर्डिनेंड भी नहीं। फिर मैं बोझल कदमों से अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। किसी भी मुहिम से कामयाब वापसी पर मैं बेइंतहा खुश होता था, मगर आज न जाने क्यों मेरा दिल बोझल हो रहा था और मुझे रह रह कर यही ख्याल आ रहा था कि मैं इस मासूम लड़की के साथ अच्छा नहीं किया। अब मैं जल्द अज जल्द मूसा खान से कॉन्टैक्ट करना चाहता था। मेरा ख्याल था कि वो खुद ही मुझसे रब्ता करेगा, मगर इसने अब तक रब्ता नहीं किया था। थोड़ी देर बाद तैमूर भी वापस आ गया। मैंने इससे कहा कि तुम कैदी से मूसा खान का फ़ोन नंबर और एड्रेस वगैरह ले आओ। मैं तुम्हारे कहने से पहले इससे नंबर ले आया था। इनमें से 2 नंबर्स डायरेक्ट मूसा खान के हैं, हम इन्हीं नंबर पर डायल करेंगे। चलो फिर इसे फ़ोन करके सूरत हाल से आगाह कर दें, मैंने उठते हुए कहा। इस दफ़ा फिर हमारे पास वही लैंड क्रूज़र थी जो इससे कबल हमारे इस्तेमाल में रही थी। जिस मार्क 2 में हम शाहाना को लेकर आए थे वो मुझे कहीं नज़र नहीं आ रही थी। इसकी छत और साइड पर गोलियां लगी थी, शायद इसीलिए वो गाड़ी छुपा दी गई थी। फर्डिनेंड का कहना दुरुस्त था, इसके आदमी वाकई मुनज़्ज़म और तरबियत याफ्ता थे। मैं चौंका तो इस वक्त जब तैमूर ने गाड़ी रोकी। मैंने विंडो स्क्रीन से बाहर का जायज़ा लिया। वो नर्सरी वाला इलाका था। मैं जानता था कि अगली गली में एक PCO है। इन दिनों PCO बाकायदा कारोबार की शक्ल इख्तियार कर चुके थे। लोगों ने 4-4, 6-6 लाइनें लगा ली थी, PCO कायम कर लिए थे। वो लोग ना सिर्फ कॉल के पैसे ज़्यादा चार्ज करते थे बल्कि हर 3 मिनट बाद लोकल कॉल को भी नई कॉल में शुमार करते थे। बाज़ लोगों ने टेलीफोन डिपार्टमेंट के चंद लोगों की मिली भगत से चोर बाजारी को उरूज पर पहुंचा दिया था। वहाँ सिर्फ 50 और 100 रुपए में ओवरसीज़ कॉल भी मिल जाती थी। ये कॉल दूसरे लोगों के खाते में डाल दी जाती। नर्सरी का वो PCO भी मसरूफ़ तरीन PCO था। 10 मिनट इंतज़ार करने के बाद मेरा नंबर आया। वहीं छोटा सा एक बूथ लगा हुआ था। लोग अमूमन इसे इस्तेमाल नहीं करते थे, मगर मैंने वहाँ बैठे हुए नौजवान से इंग्लिश में कहा कि मैं बूथ से बात करना चाहता हूँ। कुछ देर बाद मूसा खान लाइन पर था। वो आवाज़ से नहायत महज़ब और पढ़ा लिखा लगता था। इसने नरम लहजे में पूछा, कौन साहिब बोल रहे हैं? मैंने गुर्रा कर धीमे लहजे में कहा, मैं तुम्हारा बाप कामरान बोल रहा हूँ। इसका लहजा एकदम बदल गया और फंकारते हुए बोला, मेरे आदमी को छोड़ दो कामरान, इसलिए तुमने ग्लोरिया को अगवा किया है? मैंने सर्द लहजे में पूछा, क्या करता, मजबूरी थी? इसने चिढ़ाने वाले अंदाज में कहा, अभी तक शायद इसे शाहाना के अगवा का इल्म नहीं हुआ था। हर इंसान की अपनी अपनी मजबूरियाँ होती हैं। मैंने हंस कर कहा, ग्लोरिया को अगवा करना तुम्हारी मजबूरी थी और शाहाना को अगवा करना मेरी। कौन शाहाना? इसके लहजे में इस्तराब था। तुम्हारी भांजी आसफ अली की बेटी शाहाना। मैंने हंस कर कहा, बकवास करते हो तुम? वो चीख कर बोला, अगर यकीन नहीं है तो वहाँ फ़ोन कर लो, फिर सब्र करो, अभी वो लोग खुद ही राब्ता कायम करेंगे तुमसे। ओके, मैंने हंस कर कहा, अब तुमसे रात को बात होगी। ये कहकर मैंने सिलसिला मुनक़ता कर दिया और बहुत से बाहर निकल आया। तैमूर ने काउंटर पर पैसे दिए तो PCO वाले ने कहा, 6 मिनट के हिसाब से आपकी 2 कॉल्स हुई हैं। मैंने घूर कर देखा। अव्वल तो मैंने 6 मिनट तक बात नहीं की थी, और अगर की भी थी तो 2 कॉल्स कैसे हो गई थी? तुम्हारा मालिक कहाँ है? मैंने पूछा। वो चौंक कर मुझे देखने लगा। शायद इसे तवक्का नहीं होगी कि ये गैर मुल्की इतनी अच्छी उर्दू बोल सकते हैं। तैमूर शायद बात बढ़ाने के हक़ में नहीं था। इसने खामोशी से इसे पैसे दिए और मेरा हाथ पकड़ के बाहर निकल आया। हमारे पास फालतू वक्त नहीं है। मूसा खान ने अब तक अपने आदमियों को PCO की तरफ दौड़ा दिया होगा। माय डियर तैमूर, मैंने तज़हीक अमेज़ लहजे में कहा, हम इस वक्त लंदन या न्यूयॉर्क में नहीं बल्कि कराची में हैं। टेलीफोन डिपार्टमेंट अगर इतना ही फ़ाल होता क्या ही अच्छा होता, मगर मूसा खान भी कोई मामूली नहीं है। इसकी पहुँच काम DC से लेकर सदर पाकिस्तान तक है। अब तक इसने हंगामा कर दिया होगा। कोई टेलीफोन नंबर आम आदमी तो ट्रेस नहीं करता, मगर मूसा खान आम आदमी नहीं है। अच्छा बाबा, मूसा खान की कसीदा खानी को छोड़ो और यहाँ से निकलो। हम दोनों गाड़ी में सवार हो गए। जब हम इस गली से निकल रहे थे, इस वक्त मुझे एक सुजुकी हाई रूफ दिखाई दी। इसमें करख्त चेहरों वाले 6 आदमी थे। मुझे ना जाने क्यों यकीन था कि ये मूसा खान के आदमी हैं। तैमूर ने मेरी तरफ देखा जैसे कह रहा हो कि देखा, मैं न कहता था कि मूसा खान अपने आदमी PCO की तरफ दौड़ा देगा। मेरा ख्याल है तैमूर, मैंने सोचते हुए कहा, कि इन आदमियों को वापस न जाने दें। वापस न जाने दें? तैमूर ने हैरत से दोहराया। क्या तुमने इन 6 पले हुए सांडों को पकड़ के ले जाओगी? मेरा ज़हन अभी तक बिगड़ा नहीं है। मैंने हंस कर कहा, इन लोगों को साल लेकर जाकर क्या करेंगे? मुझे इनका अचार डालना है। मैंने सिर्फ ये कहा है कि इन्हें अब वापस न जाने दें। तुम्हारा मतलब है कि? हाँ, यही मेरा मतलब है। मैंने इसकी बात काट दी, मगर पहले ये कन्फर्म तो हो जाए कि वो मूसा खान के ही आदमी हैं। तैमूर ने कहा, ऐसा न हो कि इनके धोखे में गैर मुतल्लिका और बेगुनाह अफराद मारे जाएँ। ये तो अभी कन्फर्म हो जाएगा। गाड़ी वापस लो, मैंने कहा, मगर पहले असला चेक कर लूँ। मगर इस पुररौनक और भरे पूरे इलाके में इन्हें अकल से काम लिया करो, मैंने झिंझला कर कहा। इन्हें अपने पीछे लगाकर किसी वीरान सड़क पर ले जाएंगे। तैमूर ने गाड़ी टर्न की और दोबारा इसी PCO के सामने पहुंच गया। PCO के बाहर हाई रूफ मौजूद थी और स्टीयरिंग पर मुझे एक आदमी दिखाई दे रहा था। इसके साथ ही PCO वाले से पूछगछ कर रहे थे।
मैंने तैमूर को गाड़ी में बैठने की हिदायत की और ख़ुद पूरे एतमाद अंदाज में नपे तुले कदम रखता हुआ एक मरतबा फिर पीसीओ में दाखिल हो गया। एक्सक्यूज़ मी, मैंने काउंटर के पीछे इसी शख्स को मुखातिब किया जिससे मेरी बहस हुई थी। यहाँ मेरी डायरी रह गई थी। वो डायरी मेरे लिए बहुत कीमती है, इसमें इंतहाई अहम एड्रेस है, प्लीज़ ज़रा देखिए। वो मैं यहाँ तो नहीं भूल गया। ये कहते हुए मैंने गैर महसूस अंदाज में इर्द गिर्द का जायज़ा लिया। इनमें से दो मेरे बिल्कुल नज़दीक खड़े थे और पीसीओ वाले से मेरा हुलिया मालूम कर चुके थे। अगर आपकी डायरी यहाँ हुई तो वो कहीं नहीं जा सकती। अगर ज़हमत ना हो तो आप आधे घंटे बाद मालूम कर लें। ओके, मैं आधे घंटे बाद फिर आऊँगा। ये कहकर मैं नक्काशी के दरवाजे की तरफ बढ़ा। मूसा की दो आदमियों में से एक मेरी तरफ लपका। एक्सक्यूज़ मी सर, इसने उखड़ लहजे को नरम बनाने की कोशिश की। अगर मैं गलती नहीं कर रहा तो आप जेम्स हेडले जेम्स हैं, इसने हंस कर कहा। मुझे बेख्तियार हंसी आ गई। मैं और जेम्स हेडले जेम्स, आपको किस बात से शुबा हुआ कि मैं जेम्स हेडले जेम्स हूँ? अरे भाई, जेम्स अमेरिका का मशहूर और मारूफ राइटर है, कहाँ मैं और कहाँ जेम्स। मैंने सख्त लहजे में कहा। इन्हें इस मुहाफिज ने मेरा हुलिया और फर्जी नाम बताया होगा। मैं अब भी इसी मेकअप और लिबास में था। अभी तुमने यहाँ से मूसा खान को फ़ोन किया था? मूसा खान, मैंने हैरान होने की अदाकारी की। मैंने तो ये नाम पहली मरतबा सुना है। इस शख्स ने एक रिवॉल्वर निकाल लिया और गुर्रा कर बोला, ज़्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करो, तुम्हें अभी और इसी वक्त मूसा खान के पास चलना होगा। कहीं भी चलने को तैयार हूँ, मगर पहले ये बताओ मूसा खान कौन है, मुझसे क्या दुश्मनी है? ये कहते हुए मैंने गैर महसूस तरीके से अपना हाथ जेब की तरफ बढ़ा दिया। फिर मैंने बड़ी तेज़ रफ्तारी से यूआर गन निकाली। पीसीओ में मौजूद लोग रिवॉल्वर देखकर पहले ही बाहर निकल गए थे। काउंटर के पीछे खड़ा हुआ लड़का हैरत से पलके झपकाए बगैर दिख रहा था। मैंने यूआर गन वहीं आजमाने का फैसला किया। कहने कि वो लोग मूसा खान के आदमी थे, मगर अभी तक अनाड़ी थे। इन लोगों को यह भी एहसास नहीं हुआ था कि मैंने गन निकाल ली है। तुम लोगों का लीडर कौन है? मैं इससे बात करना पसंद करूँगा। मैं ही लीडर हूँ, इस शख्स ने सीना तान कर कहा, जिसने मुझे आवाज़ देकर रोका था। ओ, मैंने तवील सांस लिया। मूसा खान मुझसे क्यों मिलना चाहता है, ये तो मूसा खान ही बता सकेगा। ओके, मैंने गोया हथियार डाल दिए। चलो, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। फिर मैंने कहा, मगर प्लीज़ इन खिलौनों को जेबों में रख लो। मैंने इन लोगों के रिवॉल्वर की तरफ इशारा किया। अगर तुम्हें यह भी खुशफहमी है कि गन पॉइंट पर मुझे ले जाओगे तो ये भी देखो। अरे नहीं, वो जल्दी से बोला, अगर तुम शराफत से चलने पर आमादा हो तो हमें क्या ज़रूरत है खामखा खून खराबी की। चलो हमारे पीछे आओ। मैंने यूआर गन गैर महसूस तरीके से पैंट की बेल्ट में अड़स ली थी। वो गन किसी भी वक्त निकाल सकता था। इन बेवकूफ़ों ने मेरी तलाशी भी नहीं ली थी। मेरा अंदाज़ा था कि वो तीसरे दर्जे के बदमाश थे जो सिर्फ लड़ना झगड़ना तो जानते थे, मगर अपनी खोपड़ी को कभी ज़हमत नहीं दी थी। मैं खामोशी से इनके साथ निकल गया। लीडर ने मुझे हाई रूफ में बैठने का इशारा किया और बोला, तुम्हारे कहने पर मैं तुम्हें बाइज़्ज़त तरीके से ले जा रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि तुम कोई गड़बड़ नहीं करोगे। हाई रूफ में बैठने से पहले मैंने तैमूर को इशारे से बताया कि तुम हमारे पीछे आओ। मुझे उन्होंने हाई रूफ के पिछले हिस्से में बिठाया और रवाना हो गए। शाहराह फैसल पर आकर इनका रुख एयरपोर्ट की तरफ हो गया। मैंने हैरत से सोचा कि वो एयरपोर्ट जा रहे हैं। जल्द ही मेरी गलतफहमी दूर हो गई। ब्लोच कॉलोनी से उन्होंने हाई रूफ को दाएं तरफ मोड़ दिया। इस रास्ते पर आगे जाकर मंजूर कॉलोनी और महमूद आबाद के गुंजान आबाद इलाके थे। फिर आगे जाकर वो रोड पर पहुंचकर वो इस रोड पर चलने लगे जो कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया की तरफ जाती है। ये इलाका बिल्कुल वीरान था और मेरे लिए इंतहाई मौजूद था। मैंने अचानक यूआर गन निकाल ली और गुर्रा कर बोला, तुम में से कोई अपनी जगह से हरकत न करे वरना बहुत इबरतनाक मौत मरेगा। इस गन से निकलने वाली मौलिक और इंतहाई ताकतवर शुआएं मोटी आईनी चादर में भी सुराख कर देती हैं। अचानक मैंने लीडर के दाएं हाथ पर फायर किया क्योंकि वो रिवॉल्वर निकालने के लिए अपना हाथ जेब की तरफ बढ़ा रहा था। गन से रोशनी की एक बारीक धार निकली और इसके हाथ को गोया आरी की तरह काट दिया। दूसरे लम्हे इसका हाथ जिस्म से अलग होकर हाई रूफ के फर्श पर गिर के तड़पने लगा। लीडर ने फलक शुगाफ चीख मारी और दहशत से बेहोश हो गया। हैरत अंगेज़ बात यह थी कि इसके जिस्म से खून का एक कतरा भी नहीं निकला था। शायद मोहलिक शुआओं ने इसका खून भी खुश कर दिया था। बकिया लोग मुझे यूँ देख रहे थे जैसे मैं किसी और सैयारी की मखलूक हूँ। इन लोगों के चेहरे खौफ की शिद्दत से सफ़ेद पड़ गए थे। गाड़ी रोक दो, मैंने तहुकमाना लहजे में कहा। ड्राइवर ने फ़ौरन ही ब्रेक लगा दिए। मैंने जेब से रिवॉल्वर निकाला और यूआर गन जेब में रखते हुए बोला, मुझे अफसोस है दोस्तों, मैं तुम्हारी जान ले रहा हूँ, मगर अब मैं तुम में से किसी को इस खौफनाक गन से नहीं मारूंगा। इसके लिए मैं अपना रिवॉल्वर इस्तेमाल करूँगा। फिर मेरे रिवॉल्वर से एक के बाद दिगरे 4 फायर हुए और वह सब अजियतनाक अंदाज में चीखते हुए सीटों और सुजुकी के फर्श पर गिर के बुरी तरह तड़पने लगे। फिर वो सब हमेशा के लिए खामोश हो गए। अब सिर्फ हाई रूफ का ड्राइवर बचा था, मगर मैं इसे ज़िंदा छोड़ना चाहता था कि वो अपने आदमियों को लेकर मूसा खान के पास जा सके। फिर मैंने जेब से एक पेन निकाला और जेबी डायरी का एक सफ़ा फाड़ के इस पर लिखा, मूसा खान के लिए मज़ीद तोहफे। फिर मैंने मज़ीद इजाफा किया, आइंदा इस किस्म की घटिया दर्जे के बदमाश मेरे लिए मत भेजना। मैंने वो पर्चा ड्राइवर के हवाले किया और बोला, यहाँ से सीधे मूसा खान के पास जाना और ये
पर्चा इसे दे देना, बस अब तुम रवाना हो जाओ। तैमूर ने अक्लमंदी ये की थी कि वो हमारे नज़दीक बिल्कुल नहीं ठहरा था, बल्कि गाड़ी आगे ले गया था। मेरा इशारा पाते ही ड्राइवर वहाँ से यूँ भागा जैसे एक लम्हे की भी ताख़ीर कर दी तो मैं इसे हलाक कर दूँगा। इसके जाने के बाद तैमूर गाड़ी लेकर आ गया और हम इत्मीनान से वापस चल दिए। हम लोग बंगले पर पहुँचे तो अच्छा खासा अंधेरा फैल चुका था। आप लोग कहाँ गए थे? फर्डिनेंड ने पूछा। तैमूर ने इसे बताया कि हम लोग मूसा खान को फ़ोन करने गए थे। लगे हाथों इसने ये भी बता दिया कि हमने मूसा खान को यहाँ से फ़ोन क्यों नहीं किया। फर्डिनेंड माथे पर हाथ मार के बोला, आप लोगों को खामखा की मेहनत का शौक़ है। अफसोस मुझे तो ये है कि आप लोग मुझे भी नाकाबिल एतबार समझते हैं, इसलिए हर मामला मुझसे छुपाते हैं। अगर आप मुझे भी बता देते कि किस मकसद के लिए बाहर निकल रहे हैं तो इतनी जहमत ना होती। घुमाने फिराने की बजाय साफ साफ बात करो। असल में यहाँ एक ऐसा टेलीफोन भी है जिसका नंबर किसी भी डायरेक्टरी में नहीं। जब इसका नंबर ही मौजूद नहीं है तो वो ट्रेस कैसे होगा? और ये बात तुम अब भी मुझे बता रहे हो? मैं भुना कर बोला। सॉरी मिस्टर कामरान, फर्डिनेंड ने मुअद्दब अंदाज में कहा, मगर मैं फिर यही कहूँगा कि आप लोग मुझ पर एतबार नहीं करते। आप जब से आए हैं अपने तौर पर मसरूफ़ हैं, मुझे तो आपने मशवरे के काबिल भी नहीं समझा। फर्डिनेंड जज्बाती हो गया। वो ठीक ही कह रहा था, मैंने अब तक अपने किसी भी मंसूबे में इसे शरीक नहीं किया था। हालांकि हमारी खातिर इसने तंजीम की दुश्मनी मोल ली थी, हमारे लिए दिन रात काम कर रहा था। मैंने नरम लहजे में कहा, सॉरी फर्डिनेंड, असल में यहाँ आते ही पेदर पे ऐसे वाक़यात पेश आए कि मैं कोई मनसूबाबंदी कर ही ना सका। वैसे तुम्हारा कहना गलत है कि हम तुम पर एतमाद नहीं करते। एक मौके पर तुम भी हमारे साथ शरीक थे। ये और बात है कि ग्लोरिया और तैमूर हर मौके पर मेरे साथ रहे हैं, वो हर वाक़े से वाकिफ़ हैं, इसलिए बग़ैर किसी पेशगी प्लानिंग के मेरे साथ शामिल हो जाते हैं। बहरहाल ये मेरी गलती है कि मैंने तुम्हें अंधेरे में रखा, अब ऐसा नहीं होगा। मेरी बात सुनकर फर्डिनेंड मुस्कुराने लगा। अब ज़रा इस खसूसी फ़ोन की लाइन मुझे दो जिसका नंबर डायरेक्टरी में नहीं है, अभी लीजिए। ये कहकर फर्डिनेंड ने इंटरकॉम पर किसी से कहा, टेलीफोन की स्पेशल लाइन बॉस के कमरे में दे दूँ। चंद लम्हों बाद फर्डिनेंड को बॉस के कमरे में इतला मिली कि लाइन डायरेक्ट कर दी गई है। मैंने टेलीफोन सेट उठाकर बेड पर रख दिया और एक मरतबा फिर मूसा खान का नंबर डायल करने लगा। दूसरी तरफ पहली ही घंटी पर रिसीवर उठा लिया गया और मूसा खान की गुर्राई हुई आवाज़ सुनाई दी, हेलो, हाँ माई डियर मूसा खान। मैंने चिढ़ाने वाले अंदाज में कहा, मेरे भेजे हुए गिफ्ट तुम्हें मिल गए, एक मरतबा फिर अपने आदमी भेज दो, इनका हशर इससे भी ज़्यादा ख़राब होगा। देखो कामरान, सीधी तरह शाहाना को मेरे हवाले कर दो, अगर इसे मामूली सी भी गज़न पहुंची तो मैं पूरे शहर को उलट कर रख दूंगा। ये इतला मेरी बजाय तुम कराची के मेयर को दो तो बेहतर है। मैंने हंस कर कहा, हाँ ये मेरा वादा है, जब तक ग्लोरिया महफूज है शाहाना भी महफूज रहेगी। ग्लोरिया को ज़रा सी भी तकलीफ़ पहुंची तो मैं शहर को उलट पलट करने के बजाय आसिफ अली के ख़ानदान का नामो निशान मिटा दूंगा। मेरे लहजे में सफाकी थी, और अगर 2 घंटे के अंदर ग्लोरिया मुझे न मिली तो शाहाना किस्तों में तुम्हारे पास पहुँचेगी। घड़ी को देख लो, ठीक 2 घंटे बाद तुम्हें शाहाना के बाएँ हाथ की 2 उंगलियाँ मिलेंगी। फिर मैं एकदम खामोश हो गया। तुम ऐसा नहीं कर सकते, मूसा खान दहशत ज़दा होकर बोला। सुन रहे हो ना कामरान, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं रिसीवर कान से लगाए चुपचाप खड़ा रहा। हेलो हेलो कामरान, हेलो। मूसा खान पागलों की तरह चीखने लगा। मेरी बात सुनो कामरान। मैंने खामोशी से सिलसिला मुनक़ता कर दिया और तैमूर से बोला, शाहाना किस कमरे में है? वो नंबर 4 में है। तैमूर की बजाय फर्डिनेंड ने जवाब दिया। फिर जल्दी से बोला, क्या मैं शॉर्ट सर्किट टीवी ऑन करूं? नहीं, मैं वहीं जाकर इससे मिलूंगा। फर्डिनेंड ने जल्दी से वो रिमोट मेरी तरफ बढ़ाया जिसके ज़रिए कमरे का दरवाज़ा खुलता था। इसे अपने पास ही रखो और मेरे साथ चलो। मैं उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ा। शाहाना होश में आ चुकी थी और सहमे हुए अंदाज में बेड पर बैठी थी। हम लोगों को देखकर वो उछल कर खड़ी हो गई और मुझसे मुखातिब हुई, ये सब क्या है? मिस्टर जेम्स, तुम मुझे कहाँ ले आए हो और क्यों? ये अपने बंदर की बाजियाबी के लिए तुम्हें यहाँ उठा कर लाए हैं। तैमूर ने हंस कर कहा। मैं कुछ कहने ही वाला था कि शाहाना तैमूर से बोली, ऐसा लगता है जैसे मैंने इससे पहले भी आपको कहीं देखा है। फिर वो सर झटक कर बोली, खैर देखा होगा कहीं, मगर आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? मेरी बात गौर से सुनो बेबी, तुम्हारे मामू ने मेरी एक दोस्त को अगवा कर लिया है। जवाबी तौर पर मुझे ये कदम उठाना पड़ा और मैं कोई गैर मुल्की नहीं हूँ। मेरा नाम तो शायद तुमने भी सुना होगा। मैंने हंस कर कहा, मैं कामरान हूँ। तुम अगर ख़ुद को शहनशाह अकबर कहोगे तब भी मैं एतराज़ नहीं करूँगी। शाहाना मज़ाक़ खेज़ लहजे में बोली, कामरान ऐसी घटिया हरकत नहीं कर सकता। इसकी बात सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे बुलंदी से धक्का दे दिया हो और मैं गहराइयों में गिरता जा रहा हूँ। मैंने बोझल आवाज़ में पूछा, क्या तुम कामरान को जानती हो? कभी मिली हो इससे? मैं इससे कभी मिली नहीं हूँ, मगर इसके बारे में बहुत कुछ सुना है। शाहाना ने जवाब दिया, वो दहशतगर्द ज़रूर है, मगर जो कुछ इसने इंडिया में पाकिस्तान के लिए किया है, इससे तो वो पूरी कौम का हीरो बन सकता है। तुम क्या जानो इसने इंडिया में क्या किया? मैंने हैरत
ज़दा होकर पूछा। मेरे साथ साथ तैमूर भी हैरत ज़दा था। मैं इंडिया में घूमने गई हुई थी, पिछले हफ्ते वापस आई हूँ। वहाँ इसने भारतीय हुक्मरानों की नींदें उड़ा दी हैं। इनका प्रेस इसे गैर मामूली अहमियत दे रहा है और पुलिस वाले तो इसका नाम सुनकर दहशत ज़दा हो जाते हैं। क्या कामरान वहाँ अकेला है? मैंने तस्दीक की खातिर पूछा। इसके 2 साथियों का भी बहुत शोहरा है वहाँ के अखबारात में, तैमूर और एक अमेरिकन लड़की ग्लोरिया शाहाना ने जवाब दिया। अगर कोई ग्लोरिया को कत्ल करने के इरादे से अगवा कर ले तो कामरान को क्या करना चाहिए? मैंने पूछा। अगर कोई ग्लोरिया को अगवा कर ले तो? वो कहते कहते रुक गई और गौर से मुझे देखने लगी। आपका मतलब है कि मामा ने ग्लोरिया को अगवा कर लिया है? वो चौंक कर बोली। इसका मतलब है कि आप वाकई कामरान हैं? अगर ये बात है तो ठीक है, मुझे अगवा करके आपने बहुत अच्छा किया। मैं हर तरह से आपसे ताउन करने को तैयार हूँ। इसने एक मरतबा फिर मुझे बहुत गौर से देखा, फिर बगौर तैमूर का जायज़ा लेने लगी। मेरा अंदाज़ा है कि आप तैमूर हैं, तुम्हें यहाँ कोई तकलीफ़ नहीं पहुँचेगी बेबी। मैंने कहा, तुम इस वक्त तक मेरे मामन रहोगी जब तक तुम्हारा मामा ग्लोरिया को मेरे हवाले नहीं कर देता। फिर मैंने दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए बोला, बेबी गुड नाइट। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।